शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस समय जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पेट्रोलियम पदार्थों की खपत और मांग भी बढ़ रही है, साथ ही इनके दामों में भी इजाफा होता जा रहा है। बीते सप्ताह 18 नवंबर को शहर में पेट्रोल की दरें 89 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर थी और डीजल की दरें 78 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर थी। वहीं अब एक सप्ताह के दौरान पेट्रोल की दरों में 68 पैसे प्रति लीटर और डीजल की दरों में 1 रुपया 29 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इस समय अमरावती में पेट्रोल की दरें 89 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर और डीजल की दरें 79 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर है। किसी समय पेट्रोल व डीजल की दरों में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता था, लेकिन अब डीजल की दरें धीरे धीरे बढ़ते हुए पेट्रोल की दरों की बराबरी पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। संविधान दिवस का औचित्य साधते हुए अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों के लिए अमरावती जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल की अगुवाई में केंद्रीय कामगार संगठन कृति समिति व अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से देशव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेते हुए स्थानीय जिलाधीश कार्यालय पर कई संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से भव्य मोर्चा ले जाया गया और जिलाधीश के मार्फत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस देशव्यापी हड़ताल के तहत स्थानीय जिला परिषद के विभिन्न महकमों में कर्मचारियों द्वारा पूरे दिन काले फीते लगाकर काम किया गया और इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया गया। वहीं अमरावती कोषागार कर्मचारी संगठन, सहायक संचालक लेखा व कोषागार विभाग तथा उप कोषागार विभाग के कर्मचारियों ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया और पुरानी पेंशन योजना लागू करने, किसान विरोधी व कामगार विरोधी कानूनों को रद्द करने आदि मांगों को लेकर सरकार एवं प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के भी सभी कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हुए और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर लोक निर्माण विभाग कार्यालय के सामने जमकर धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के बैनर तले देशव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेते हुए आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायक पर्यवेक्षिकाओं, कर्मचारी संगठन की ओर से सहभाग लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षा समिति ने इस देशव्यापी हड़ताल में सहभाग लेते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधीश के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को निवेदन भेजा। इस दौरान राज्य शिक्षक समिति की ओर से 27 विभिन्न मांगों को इस निवेदन में ज्ञापित किया गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा विद्युत दर वृद्धि के खिलाफ आक्रोश मोर्चा निकालते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल के मार्फत राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा गया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के हस्ताक्षर से जारी किए गए ज्ञापन में कहा गया कि कोरोना एवं लॉकडाउन काल के दौरान जहां एक और राज्य में नागरिकों का अपरिमित आर्थिक नुकसान हुआ और आय के स्रोत बंद हो जाने की वजह से आर्थिक समीकरण पूरी तरह से गड़बड़ा गए, वहीं दूसरी ओर ऐसे विपरीत हालात में राज्य सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाई हैं, जबकि ऐसे समय सरकार द्वारा राज्य की जनता को बिजली दरों में छूट व सहूलियत दी जानी चाहिए थी। अतः राज्य की जनता की स्थिति, सुविधा व अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सरकार ने तुरंत ही विद्युत दर वृद्धि को वापस लेना चाहिए, अन्यथा मनसे द्वारा इसके खिलाफ तीव्र आंदोलन किया जाएगा। भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न संगठनों ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की स्मृतियों का अभिवादन किया और शहर में जगह जगह पर संविधान वाचन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस उपलक्ष्य में स्थानीय इरविन चौराहे पर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कई लोक कलाकारों ने गीतों की प्रस्तुति दी और कई संगठनों व गणमान्य लोगों ने इरविन चौराहे पर स्थित डॉक्टर आम्बेडकर पुतले पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें आदरांजलि अर्पित की। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी की ओर से आम्बेडकर पुतले पर माल्यार्पण करते हुए आदरांजलि अर्पित की गई। साथ ही भाजपा की शहर पदाधिकारियों द्वारा इरविन चौराहे पर पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पूर्णाकृति पुतले पर माल्यार्पण किया गया और उनकी स्मृति का अभिवादन किया गया। इसके अलावा शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मानवंदना देते हुए उनके पुतले पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही गुरुवार को कई लोगों ने डॉक्टर आम्बेडकर स्मारक परिसर पहुंचकर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भारत रत्न डॉक्टर आम्बेडकर के पुतले पर माल्यार्पण करते हुए उनकी स्मृति का अभिवादन किया। विगत अप्रैल माह से अमरावती जिले में कोरोना का संक्रमण फैलना शुरू हुआ और अब तक 17,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें से 16,000 से अधिक मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं, जिनके द्वारा अन्य कोरोना संक्रमितों को ठीक करने हेतु अपना प्लाज्मा दान करना अपेक्षित था, लेकिन बार बार किए जाने वाले आह्वान और जन जागृति के बावजूद अब तक केवल 37 कोरोना योद्धाओं ने अपना प्लाज्मा दान किया है, जिसके जरिए 71 लोगों को प्लाज्मा चढ़ाते हुए उन्हें कोविड मुक्त करने का प्रयास किया गया। यह कोविड मुक्त हो चुके और कोरोना संक्रमित पाए जा रहे मरीजों की तुलना में बेहद अत्यल्प संख्या है। जानकारी के मुताबिक इस समय अमरावती शहर की रक्तपेढ़ियों में केवल 2 यूनिट प्लाज्मा उपलब्ध है। यह स्थिति खतरनाक हो सकती है, अतः प्रशासन एवं रक्तदान समिति द्वारा अब तक कोविड मुक्त हो चुके लोगों से बड़ी संख्या में आगे आते हुए अपना प्लाज्मा दान करने हेतु आह्वान किया गया है।
करीब 8 लाख की जनसंख्या वाले अमरावती शहर में विगत 10 माह के दौरान लगभग 6,314 नागरिकों की मौत हुई है। इस दौरान अमरावती शहर में रोजाना औसत 22 मौतें हुई। ऐसा मनपा के पास दर्ज आंकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है। विगत 10 माह के दौरान अमरावती जिले में कोरोना की वजह से कुल 372 मौतें हुई हैं, जिसमें से 251 संक्रमित मरीज अमरावती शहर परिसर के निवासी थे। यदि बीते 3 वर्ष के आंकड़ों को देखा जाए तो सन 2018 में 5,010 और 2019 में 5,252 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन जारी वर्ष में केवल 10 माह के दौरान ही 6,314 लोगों की मौत हुई है। इसमें भी इस बार सर्वाधिक 920 मौतें अकेले सितंबर माह में हुई है। इस महीने में रोजाना औसतन 31 लोगों की मौतें हुई, जिसमें कोरोना संक्रमण सहित विभिन्न बीमारियों और नैसर्गिक वजह से होने वाली मौतों का समावेश रहा। वहीं अक्टूबर माह में 876 नागरिकों की मौतें हुई। इस महीने में रोजाना 28 मौतें हुई हैं। ऐसा मनपा के पास उपलब्ध आंकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है। स्थानीय संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ से संलग्न 384 महाविद्यालय अब सीधे अगले वर्ष यानी वर्ष 2021 में ही शुरू होंगे, ऐसा चित्र फिलहाल दिखाई दे रहा है। हालांकि विद्यापीठ द्वारा 23 नवंबर से अपना नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया गया, लेकिन फिर भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल कॉलेजों के दरवाजे नहीं खुलेंगे, ऐसा माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जानकारी है कि आगामी 20 सितंबर को विद्यापीठ द्वारा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। बिजली चोरी की वजह से जारी आर्थिक वर्ष में विगत 6 माह के दौरान महावितरण को अमरावती जिले में 41,44,000 रुपयों का नुकसान सहन करना पड़ा है। जारी वर्ष में अप्रैल से सितंबर इन 6 माह के दौरान लॉकडाउन काल में महावितरण अधिकारियों के पथक ने बिजली चोरी के 107 मामले पकड़े, जिसमें से 103 लोगों ने विद्युत वाहिनी पर हुक डालने के साथ ही मीटर में छेड़छाड़ कर रखी थी। इन मामलों में महावितरण ने आपसी समायोजन करते हुए 23,86,000 रुपये की रकम वसूल की। साथ ही समायोजन शुल्क अदा नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जिले में सभी धार्मिक स्थलों व प्रार्थना स्थलों को शुरू करने के संदर्भ में जिलाधीश कार्यालय द्वारा अनुमति दी जा चुकी है, लेकिन कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में अभी मंदिरों को खुलने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही जिलाधीश कार्यालय द्वारा आह्वान किया गया है कि 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों सहित बुजुर्गों ने फिलहाल धार्मिक स्थलों पर नहीं जाना चाहिए और घर पर रहते हुए ही देव पूजा व प्रार्थना करनी चाहिए। इसके साथ ही जिलाधीश नवाल ने सभी धार्मिक स्थलों व प्रार्थना स्थलों पर कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायों का कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश जारी किया है। अमरावती जिला परमिट रूम एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन मोहर द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि स्थानीय प्रशासन द्वारा आगामी 1 दिसंबर को होने जा रहे शिक्षक विधायक पद के चुनाव हेतु अमरावती जिले में 3 दिन ड्राई डे रखने यानी शराब बिक्री बंद रखने का निर्णय जारी किया गया है। यह फैसला अपने आप में पूरी तरह से गलत है और संभवतः यह फैसला लेते समय जिला प्रशासन ने उच्च न्यायालय के संदर्भीय आदेश और इससे पहले वर्ष 2017 में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के समय खुद अपने कार्यालय द्वारा जारी किए गए आदेशों का संभवतः अवलोकन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के समय भी जिलाधीश कार्यालय ने इसी तरह 4 दिन के ड्राई डे से संबंधित आदेश जारी किया था, जिसके खिलाफ परमिट होल्डर व्यवसायी हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट के निर्देश पश्चात इस आदेश को रद्द करते हुए केवल मतदान वाले दिन सुबह 8 से शाम 6 बजे तक और मतगणना वाले दिन पूरा समय ड्राई डे रखने का संशोधित आदेश जारी किया था। ठीक उसी तरह पर अब दोबारा परमिट होल्डरों को हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। यदि ऐसा होता है तो इससे लगने वाले खर्च की वसूली परमिट होल्डरों द्वारा जिला प्रशासन से की जाएगी। स्थानीय संभागीय राजस्व आयुक्तालय द्वारा गुरुवार 26 नवंबर को संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में होने जा रहे चुनाव को लेकर मतगणना के संदर्भ में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संभागीय राजस्व आयुक्त पीयूष सिंह की प्रमुख उपस्थिति में निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने मतगणना के काम में नियुक्त होने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मतगणना से संबंधित कामों का प्रशिक्षण दिया। जिले में गुरुवार 26 नवंबर को कोरोना के 64 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 17,554 पर जा पहुंची। गुरुवार को RT-PCR टेस्ट में 40 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 24 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में 42 पुरुषों व 22 महिलाओं का समावेश रहा। इसमें अमरावती शहर के 43 और ग्रामीण इलाकों के 21 लोगों का समावेश है। इसमें से एक व्यक्ति की कोविड टेस्ट रिपोर्ट उसकी मृत्यु हो जाने के बाद पॉजिटिव आई है। ऐसे में अब अमरावती में कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 375 पर जा पहुंचा है। 3 दिन पूर्व अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति में काम करने वाले हमालों के 2 गुटों के बीच आपसी वाद विवाद होने के साथ ही जमकर मारपीट हुई थी, जिसकी वजह से यहां पर पहले व्यवसायियों ने काम बंद आंदोलन शुरू किया था और मामला पुलिस में जाने के बाद हमालों ने काम बंद आंदोलन शुरू किया। ऐसे में यहाँ पर 3 दिनों तक किसानों से उनकी उपज को खरीदने का काम बंद रहा और मंडी प्रशासन लगातार इस गतिरोध को दूर करने के प्रयास में लगा रहा। पता चला है कि यह मामला स्थानीय और बाहरी हमालों के बीच हुए विवाद से जुड़ा हुआ है और स्थानीय हमाल चाहते हैं कि APMC के भीतर अपने रहने का अड्डा बना चुके परप्रांतीय हमालों को अपना निवास कहीं बाहर बनाने हेतु कहा जाए। इसी वजह से सारा बखेड़ा चल रहा था, जिसे मान्य करते हुए APMC ने फैसला किया कि अब कोई भी मजदूर APMC के भीतर अपना निवास बनाकर नहीं रहेगा और परप्रांतीय मजदूरों को APMC परिसर से बाहर अपने निवास की व्यवस्था करनी होगी। मंडी सूत्रों ने बताया कि अमरावती फसल मंडी को अपने रहने का ठिकाना बना चुके परप्रांतीय मजदूरों को यहां से बाहर निकालने का फरमान जारी करने के साथ ही
मंडी प्रशासन ने फिलहाल उनके रहने की अस्थायी व्यवस्था बडनेरा स्थित उप बाजार समिति में की है और उन्हें जल्द से जल्द शहर में कहीं पर भी अपने रहने की व्यवस्था कर लेने का निर्देश दिया गया है। मंडी प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिए जाने के बाद स्थानीय हमालों ने मंडी में काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद मंडी में कामकाज सुचारू हुआ। कल 27 नवंबर को चांदूर बाजार नगर पालिका के नए नगराध्यक्ष पद का चुनाव होना है, जिसके लिए भाजपा की ओर से गोपाल तिरमारे और प्रहार की ओर से नितिन कोरडे को नगराध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया गया है, जिनके बीच सीधी टक्कर होने जा रही है। 17 सदस्यीय नगर पालिका में दोनों प्रत्याशियों के पास समसमान समर्थक संख्या रहने की वजह से हार और जीत का फैसला अब एक निर्दलीय पार्षद के वोट पर निर्भर करेगा। ऐसी रोचक स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। विगत दिनों चांदूर बाजार के नगराध्यक्ष रवि पवार का अकस्मात निधन हो गया था और नगराध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था। नगराध्यक्ष पवार सीधे जनता द्वारा निर्वाचित नगराध्यक्ष थे, लेकिन राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने पिछली सरकार के फैसले को पलटते हुए पहले की तरह निर्वाचित पार्षदों में से नगराध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया। अतः 17 सदस्यीय चांदूर बाजार नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों में से यहाँ के नए नगराध्यक्ष का चुनाव करने हेतु नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके बाद भाजपा की ओर से मीना काकड़े, गोपाल तिरमारे और आनंद अहिर ने नगराध्यक्ष पद हेतु अपने नामांकन पेश किए, लेकिन आनंद अहिर का नामांकन पर्चा अवैध पाया गया और उनकी दावेदारी खारिज हो गई। वहीं नामांकन वापसी के अंतिम दिन भाजपा पार्षद मीना काकड़े ने अपना पर्चा पीछे ले लिया। ऐसे में भाजपा की ओर से नगराध्यक्ष पद हेतु गोपाल तिरमारे चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी ओर प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से पार्षद नितिन कोरडे को नगराध्यक्ष पद का दावेदार बनाया गया है। 17 सदस्यीय चांदूर बाजार नगर पालिका में भाजपा के 8, प्रहार के 6 और राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 सदस्य हैं। साथ ही एक निर्दलीय पार्षद भी है। चूंकि इस समय राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार में प्रहार के बच्चू कडू राज्य मंत्री बनाए गए हैं, ऐसे में चांदूर बाजार नगर पालिका में प्रहार व राकापा के पार्षदों द्वारा एकजुटता दिखाई जाने की संभावना है और गोपाल तिरमारे व नितिन कोरडे के समर्थक पार्षदों की संख्या समसमान यानी 8-8 हो गई है। ऐसे में हार और जीत का फैसला अब निर्दलीय पार्षद के वोट पर निर्भर करेगा और यहाँ पर कांटे की टक्कर होना तय है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण को अंतरिम स्थगनादेश दिए जाने की वजह से उपजे कानूनी पेंच के चलते विगत सितंबर माह में कक्षा 11वीं की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया गया था। उस समय तक SCBC यानी मराठा आरक्षण के साथ पहले राउंड के प्रवेश हो चुके थे और दूसरे राउंड की मेरिट सूची घोषित होने वाली थी। वहीं अब करीब 2.5 माह बाद राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण की सुविधा के बिना इस प्रवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसकी वजह से गुरुवार 26 नवंबर से कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई, जिसके तहत दूसरे राउंड की प्रवेश प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू किया गया है। गुरुवार को शहर के महाविद्यालयों में रिक्त रहने वाली सीटों की सूची घोषित की गई और गुरुवार की शाम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जो आगामी 1 दिसंबर तक चलेगी, जिसके बाद 5 सितंबर को दूसरे राउंड की मेरिट लिस्ट घोषित की जाएगी और मेरिट लिस्ट में शामिल रहने वाले विद्यार्थियों को 7 दिसंबर तक प्रवेश लेना होगा, जिसके बाद इस प्रवेश प्रक्रिया का तीसरा और चौथा राउंड शुरू होगा। महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत आने वाले श्री क्षेत्र भैरम बाबा का मेला इस साल रद्द कर दिया गया है। हर साल दिसंबर माह के पहले सप्ताह में इस मेले की शुरुआत हो जाती है और यह मेला करीब 40 दिनों तक चलता है। इस मेले में अमरावती जिले सहित मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में भाविक भक्त भैरम बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन द्वारा इस मेले को अनुमति देने से मना कर दिया गया है। इसके साथ ही ऋणमोचन व कौंडन्यपुर की यात्रा को भी रद्द कर दिया गया है। शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत इन दिनों चोरी और सेंधमारी की वारदातें काफी अधिक बढ़ गई हैं और चोरों के हौसले काफी बुलंद हैं। विगत 24 घंटे के दौरान शहर के 2 पुलिस थाना क्षेत्रों में घटित 2 अलग अलग वारदातों में अज्ञात चोरों ने करीब 10 से 11 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण चुरा लिए, जिसकी वजह से समूचे शहर में जबरदस्त सनसनी व हड़कंप व्याप्त है। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत फॉरेस्ट कॉलोनी में एक बंद घर को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने करीब 180 ग्राम के सोने के आभूषण और 15,000 रुपये नगद पर हाथ साफ कर दिया। मौजूदा बाजार भाव के मुताबिक इस सोने की कीमत करीब 8 से 9 लाख रुपए आंकी गई है। फॉरेस्ट कॉलोनी निवासी अक्षय बंसोड़ अपनी मां को लेकर यवतमाल गए थे और रात 9 बजे के आसपास वापस लौटे तो उन्हें घर के दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ दिखाई दिया और घर की अलमारियों का मुआयना करने पर उन्हें अपने घर में चोरी होने की बात समझ में आई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत बडनेरा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। वहीं दूसरी ओर गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत तपोन परिसर के योगीराज नगर में एक बंद घर में सेंधमारी करते हुए अज्ञात चोरों ने सोने के आभूषण और नगद रकम सहित कुल 2,05,000 रुपये मूल्य के माल पर हाथ साफ कर दिया। योगीराज नगर निवासी गजानन नागे अपने परिवार के साथ 16 नवंबर को अकोला गए थे और 25 नवंबर को वापस लौटे, तब उन्हें अपने घर में चोरी हो जाने की बात समझ में आई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत गाड़गेनगर थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। वहीं जिले के अंजनगांव के ओम चौक में एक दुकान के शटर का ताला तोड़ते हुए अज्ञात चोरों ने 24,000 रुपये मूल्य के माल पर हाथ साफ कर दिया। वेंकटेश प्लाजा क्षेत्र में रहने वाले विपिन पंचमिया की ओम चौक में किराना दुकान है। जब पंचमिया 25 नवंबर की सुबह 8 बजे अपनी दुकान खोलने गए तब उन्हें दुकान का ताला टूटा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत अंजनगांव पुलिस थाने पहुंचकर दर्ज कराई। स्थानीय ग्रामीण पुलिस के अपराध शाखा की टीम ने खोलापुर क्षेत्र में गश्त के दौरान 3 मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ा और उनके पास से लोगों को बेची गई 29 मोटरसाइकिलें भी बरामद की। पकड़े गए आरोपियों के नाम गुलिस्तान नगर निवासी अनीस खान अहमद खान,
ताजनगर निवासी सैयद वसीम, सैयद सलीम और खोलापुर निवासी मोहम्मद शफीक, अनवर वल्द महियुद्दीन बताए गए हैं। पुणे के एक व्यापारी को 1.5 किलो सोने की गिन्नी बेचने का झांसा देकर 5,80,000 रुपये लूटने वाले 3 आरोपियों को मूर्तियापुर पुलिस की अपराध शाखा के दल ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से 2,20,000 रुपये मूल्य की नगद राशि भी बरामद की गई है। वहीं इनके 4 साथी अभी भी फरार बताए जाते हैं, जिनकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। इन आरोपियों ने पुणे के एक व्यापारी को 1.5 किलो सोने की गिन्नियां महज 6 लाख रुपए में देने का झांसा देकर अकोला बुलाया था। चांदू रेलवे के सिटी पॉइंट चौक परिसर में बुधवार को मोटरसाइकिल पर अवैध तरीके से शराब की बोतलें लाद कर ले जा रहे 2 लोगों को चांदू रेलवे पुलिस ने हिरासत में लिया। दोनों आरोपियों के पास से 10,116 रुपये मूल्य की देशी शराब की बोतलें और मोटरसाइकिल समेत 60,116 रुपये का माल बरामद किया गया है। परतवाड़ा के स्वस्तिक नगर परिसर में रहने वाली एक विवाहिता ने फांसी लगाकर अपने घर में आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मृतक महिला के पिता की शिकायत पर परतवाड़ा पुलिस ने उसके ससुराल के 7 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के पंचाकापुरा में रहने वाले परशुराम बघेले की बेटी शिल्पा की शादी परतवाड़ा निवासी धर्मेंद्र बघेले के साथ हुई थी, जिसके बाद शिल्पा के पति और ससुराल के अन्य सदस्यों ने शिल्पा को दहेज लाने हेतु प्रताड़ित करना शुरू किया, जिससे परेशान होकर शिल्पा बघेल ने 23 नवंबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने धर्मेंद्र बघेल, रामरतन बघेल, रामवीर बघेल सहित एक महिला के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। 2 दिन पूर्व शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने मालटेकड़ी स्थित हजरत गौस पाक पीर बाबा के उर्स के संबंध में इस परिसर को भेंट दी थी और यहां पर सुरक्षा का अभाव नजर आया था, जिसके बाद पुलिस आयुक्त ने एक पत्र पारित करते हुए मालटेकड़ी परिसर की सुरक्षा को लेकर उपाय योजना करने के संदर्भ में फ्रेजरपुरा थाने को आवश्यक जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मालटेकड़ी परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के अलावा पुलिस विभाग का वायरलेस रिपीटर केंद्र भी है और यहाँ पर हजरत गौस पाक पीर बाबा की दरगाह भी है। यह अपने आप में काफ़ी संवेदनशील परिसर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा से संबंधित सुविधाओं का अभाव देखने को मिला। ऐसे में पुलिस सुरक्षा के साथ ही यहाँ पर पर्याप्त लाइटिंग और CCTV कैमरे का प्रावधान आवश्यक है। इस बात को लेकर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। गाड़गे नगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गाड़गे महाराज समाधि मंदिर परिसर में रहने वाली एक महिला के साथ दुराचार करते हुए उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए उससे 20,000 रुपये मांगने का मामला सामने आया है। यह महिला अमरावती में जॉब के सिलसिले में किराए का कमरा लेकर वर्ष 2018 से रहती है। इसी बीच अकोला जिले के अकोट में रहने वाले 26 वर्षीय रुपेश गुजर नामक युवक के साथ इसकी जान पहचान हुई, जिसके बाद आरोपी इस पीड़िता को कई बार अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर चिखलदरा घुमाने ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और उसके कुछ अश्लील फोटो और वीडियो भी निकाले। पीड़िता ने लॉकडाउन लगने के बाद से आरोपी के साथ बातचीत करना बंद कर दिया था, जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता की तस्वीरें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट करते हुए उससे 20,000 रुपये देने की मांग की। इससे तंग आकर पीड़िता ने इस मामले की शिकायत गाड़गनगर पुलिस थाने में जाकर दर्ज कराई। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।